मेरी बेटी ने 21 साल की उम्र में एक कोरियन आदमी से शादी की थी। 12 साल हो गए, वह कभी घर वापस नहीं आई, लेकिन हर साल वह मुझे $1 लाख भेजती रही। इस क्रिसमस मैंने तय किया कि मैं उसे बिना बताए मिलने जाऊंगी, और जब मैंने उसके घर का दरवाज़ा खोला, मैं वहीं जम गई। मेरी बेटी की 21 साल की उम्र में एक कोरियाई आदमी से शादी कर ली थी। 12 साल से वह घर नहीं लौटी, लेकिन हर साल वह मुझे ठीक $100,000 भेजती रही। इस क्रिसमस मैंने तय किया कि मैं बिना बताए उससे मिलने जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके घर का दरवाज़ा खोला, मैं वहीं जम गई। मैं उस सुबह को कभी नहीं भूल सकती, जब कांपते हाथों से हवाई टिकट पकड़े हुए मुझे अपने दिल की धड़कन अजीब तरह से तेज़ महसूस हो रही थी। 12 साल, पूरे 12 साल, जिस दिन से इसाबेला ने एक कोरियाई आदमी से शादी की थी, वे कभी घर वापस नहीं आई, लेकिन हर साल बिना एक भी बार चूके मुझे पूरे $100,000 मिल जाते थे, एक एक पैसा। लोग हमेशा तारीफ़ करते हुए कहते थे, आप कितनी खुशकिस्मत है, आपकी बेटी कितनी अच्छी है, और ऊपर से उसने किसी अमीर आदमी से शादी की है। लेकिन सिर्फ मैं एक माँ होने के नाते जानती थी कि पैसे मिलना और अपनी बेटी को गले ना लगा पाना कितना दर्द देता है। दुनिया का सारा पैसा भी उस कमी को नहीं भर सकता जब आपकी बेटी आपके पास ना हो। मेरा नाम हेलेन है, मेरी उम्र 63 साल है। मैं कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, और अपनी इकलौती बेटी इसाबेला को मैंने अकेले पाला था। वह समझदार, प्यारी और बेहद खूबसूरत थी। हर कोई कहता था कि उसकी ज़िंदगी शानदार होगी, और हाँ, उसकी ज़िंदगी शानदार थी। कम से कम दुनिया को तो यही लगता था। जब वह 21 साल की थी, तब उसकी मुलाकात मिनजून पार्क में एक कोरियाई आदमी से हुई, जो उससे लगभग 20 साल बड़ा था। मैं पूरी तरह इसके खिलाफ थी, नस्ल या देश की वजह से नहीं, बल्कि उम्र के इतने बड़े अंतर और इस डर से कि मेरी बेटी दुनिया के दूसरे छोर पर चली जाएगी। लेकिन मेरी बेटी हमेशा से ज़िद्दी थी। मॉम, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आखिरकार मैंने हार मान ली, क्योंकि उसकी आंखों में मैं एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जिसे मैं तोड़ नहीं सकती थी। शादी बहुत साधारण थी। 1 महीने से भी कम समय में वह अपने पति के साथ दक्षिण कोरिया चली गई। जिस दिन वह JFK एयरपोर्ट से गई, उसने मुझे कसकर गले लगाया और लगातार रोती रही। मैं भी रोई, लेकिन छिपाने की कोशिश करती रही। मुझे लगा था कि कुछ सालों बाद वह लौट आएगी, लेकिन वह कभी नहीं आई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब 5वां साल आया, तब तक मुझ में उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं बची थी। सिर्फ पैसे आते रहे, हर साल ठीक $100,000 एक छोटे से नोट के साथ। मॉम, अपना ख्याल रखना, मैं ठीक हूँ। और वही शब्द ठीक मुझे सबसे ज़्यादा सताता था। पड़ोसी फुसफुसाकर कहते थे कि इतना पैसा भेजती है, लेकिन खुद कभी नहीं आती। इसमें कुछ अजीब है। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन रात को मुझे कभी चैन की नींद नहीं आती थी। हमने एक बार वीडियो कॉल की थी। वह अब भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, हमेशा जल्दी में, हमेशा दूर दूर। जब मैंने उससे पूछा कि वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, तो वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, काम बहुत ज़्यादा है मॉम। मैंने और कुछ नहीं पूछा। कभी कभी एक माँ सिर्फ इसीलिए कायर बन जाती है ताकि कोई ऐसी सच्चाई ना सुन ले जो उसका दिल तोड़ दे। समय बीता गया, मैं बूढ़ी होती गई, मेरे बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए। ओहायो के शांत शहर में मेरा घर उसकी भेजी रकम से बेहतर हो गया था। हर कोई कहता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन कोई इंसान हर रात अकेले खाना खाकर कैसे खुश रह सकता है। हर क्रिसमस पर मैं अब भी उसके लिए खाने की मेज़ पर एक अतिरिक्त प्लेट रखती थी। कुछ सालों में मैं उसका पसंदीदा पॉप रोस्ट बनाती, बर्तन से उठती भाप को देखती और अपने आंसू को ग्रेवी में गिरने देती। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। आखिरकार मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखने के लिए दक्षिण कोरिया जाना, बिना उसे बताए। 63 साल की एक औरत के लिए जिसने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया था और कभी अमेरिका से बाहर कदम नहीं रखा था, वह बहुत बड़ी बात थी। मैंने पड़ोसी से टिकट खरीदने और कागजात तैयार कराने में मदद ली। उड़ान अंतहीन लग रही थी। सीट के हत्थों को इतनी कसकर पकड़े रहने से मेरे हाथ सफ़ेद पड़ गए थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं भीड़ और अनजानी भाषा के बीच खुद को खोया हुआ महसूस करने लगी। मैंने टैक्सी ली और उस पते पर पहुंची जो मेरी बेटी ने मुझे दिया था। वह सियोल के एक शांत और आलीशान इलाके में 2 मंजिला घर था। मैंने डोरबेल बजाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। मुख्य गेट बंद नहीं था, इसीलिए मैं धीरे धीरे अंदर चली गई। आंगन साफ सुथरा था, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। ना कोई आवाज़, ना टीवी की ध्वनि, ना किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास।
मैं कांपते हाथों से मुख्य दरवाजे तक पहुंची, गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया और उसी पल मैं जम गई। ड्राइंग रूम बड़ा था, ज़रूरत से ज़्यादा साफ, लगभग बेजान। हर चीज़ इतनी व्यवस्थित थी जैसे घर बेचने के लिए सजाया गया हो, लेकिन वहाँ इंसानी ज़िंदगी का कोई निशान नहीं था। ना इधर उधर पड़े जूते, ना टंगे हुए कोट, ना खाने या कॉफ़ी की खुशबू। वो सारी चीज़ें गायब थी जो किसी मकान को घर बनाती है। मैंने धीरे से पुकारा, इसाबेला। कोई जवाब नहीं आया। मेज़ पर रखे फूल नकली थे, छूने में ठंडे। मैं और अंदर चली गई। रसोई चमक रही थी, कहीं तेल का भी एक भी दाग नहीं था। फ्रिज लगभग खाली था, बस कुछ पानी की बोतलें और थोड़े मुरझाए फल। मैं दूसरी मंजिल पर गई। वहाँ 3 दरवाजे थे। मैंने पहला खोला। वह एक बेडरूम था जिसमें सिर्फ एक सिंगल बेड था। चादर इतनी करीने से तनी हुई थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ 2 लोग सोते हैं। अलमारी महिलाओं के कपड़े से भरी हुई थी, वहाँ एक भी पुरुष का कपड़ा नहीं था। मेरा सीना कसने लगा। दूसरा कमरा ऑफिस जैसा था, बहुत ज़्यादा साफ, लगभग इस्तेमाल ना किया गया हो ऐसा। वहाँ मिनजून की कोई तस्वीर नहीं थी, ना कोई निजी सामान। ऐसा लग रहा था मानो वह इस घर में कभी था ही नहीं। मैंने आखिरी दरवाज़ा खोला और मेरे पैरों तली ज़मीन खिसक गई। पूरा कमरा तस्वीरों से भरा हुआ था। दीवारों पर, मेज़ पर, अलमारियों में, हर जगह सिर्फ मेरी तस्वीरें थी, मेरी पुरानी तस्वीरें। जब मैं जवान थी, जब इसाबेला छोटी थी, जब हम दोनों साथ हँसते थे। कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जो मैंने कभी उसे दी ही नहीं थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर लाल धागों से कई कागज़ जुड़े हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट्स, पासपोर्ट कॉपियाँ, बैंक रिकॉर्ड्स और सबसे ऊपर मेरी बेटी की एक तस्वीर जिसके नीचे लिखा था सब्जेक्ट स्टेबल। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से धीमी आवाज़ आई, मॉम। मैं पलटी। दरवाजे पर इसाबेला खड़ी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसे मैंने सोची थी। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वह इतनी दुबली हो चुकी थी कि जैसे सालों से ठीक से खाना ना खाया हो। मैं उसकी तरफ दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। हे भगवान, ये सब क्या है? मिनजून कहाँ है? तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? वह कांप रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और फुसफुसाई, मॉम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे अंदर डर बैठ गया। क्या मतलब? उसकी आंखों में आंसू भर आए। मिनजून मेरा पति नहीं था। मेरी सांस रुक गई। क्या शुरू में था, या शायद मुझे ऐसा लगा, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि वह बहुत बड़े लोगों के लिए काम करता है। अवैध पैसे, पहचान बदलना, लोगों पर नज़र रखना। जब मैं वापस आना चाहती थी, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं पीछे हट गई। तो ये पैसे, चुप रहने की कीमत। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? वह कड़वाहट से हंसी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कुछ कहा तो सबसे पहले आपको मार दिया जाएगा। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इसाबेला ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। मैं हर साल पैसे इसीलिए भेजती थी ताकि कम से कम आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे। मैं आपको वापस नहीं पा सकती थी, लेकिन मैं आपको सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं टूट चुकी थी। 12 साल तक मैं सोचती रही कि मेरी बेटी मुझे भूल गई है, जबकि वह हर दिन डर में जी रही थी। तभी नीचे मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसाबेला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आ गया। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। सीढ़ियों पर किसी आदमी के कदमों की आवाज़ गूंजने लगी, धीरे धीरे, डरावनी। फिर मैंने उसे देखा। मिनजून पार्क, पहले से बूढ़ा, लेकिन उसकी आंखें अब भी बर्फ़ जैसी ठंडी थी। उसने मुझे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। तो आखिरकार माँ यहाँ पहुँच ही गई। मैं डर से काँप रही थी, लेकिन गुस्सा डर से बड़ा था। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह शांत रहा। नहीं, मैंने उसे बचाया। झूठ। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया। आपको सच जानना है? इसाबेला ने एक बहुत ख़तरनाक चीज़ देख ली थी। अगर मैं उसे अपने साथ नहीं रखता तो वह लोग उसे मार देते। मैंने उसे छिपाया। इसाबेला रो पड़ी। बस करो। लेकिन मिनजून ने मेरी तरफ देखा और बोला, हर साल जो पैसे भेजे गए वो सिर्फ आपकी बेटी की वजह से थे। उसने कभी एक दिन भी आपको भूलना बंद नहीं किया। मैंने इसाबेला की तरफ देखा। 12 सालों का दर्द, गुस्सा और अकेलापन एक ही पल में टूट गया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चलो घर चलते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं नहीं जा सकती मॉम। क्यों? उसने धीरे से सिर उठाया। क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा दिल रुक गया। मिनजून ने पहली बार नज़रें झुका ली। उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज। दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई। इसाबेला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे इस हालत में देखें, इसीलिए कभी वापस नहीं आई।
मैं वहीं घुटनों पर गिर गई। इतने साल मेरी बेटी अकेले मरने से लड़ती रही। उस रात हम तीनों पहली बार एक साथ डिनर टेबल पर बैठे। कोई आलीशान खाना नहीं था, बस इंस्टेंट नूडल्स और चाय। लेकिन 12 सालों में पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। क्रिसमस की सुबह जब बाहर हल्की बर्फ़ गिर रही थी, इसाबेला ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मॉम, अगर अगला क्रिसमस मैं आपके साथ ना मना पाऊँ तो प्लीज़ खाली प्लेट मत रखना। मुझे दुख होगा। मैं रोते हुए इसके माथे को चूमती रही। और उस पल मुझे समझ आया, कभी कभी लोग दूर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।